नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 आप देख रहे हैं और हमारे साथ आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल मौजूद है, आपका जल्दी से एक एक कर परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं रामकृपाल सिंह जी, दिबांग, अभय कुमार दुबे जी, राज बिहारी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तो देखिए, आज शो की शुरुआत उस बयान से जिसकी वजह से कल से राजनीतिक तूफान है। राहुल गांधी ने कल राजस्थान की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। उस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा क्या था और बीजेपी राहुल गांधी को इस मामले पर कैसे घेर रही है। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। मोदी जी ने चंद्रयान को लॉन्च किया, सोनिया जी राहुल जी को लॉन्च करना चाहती। मगर मैं तो कांग्रेस वालों को कहता हूं, ये कैसा यान है कि सोनिया जी 2015-14 से 20 बार लॉन्च कर चुकी है, लॉन्च ही नहीं होता है। तो अब इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने ले आते हैं और सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे जिस तरीके से बदजुबानी राहुल गांधी की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पीएम के लिए ऐसी जबान, राहुल को नफा या नुकसान? सियासी तौर पर ऐसी जबान का असर क्या होगा, कांग्रेस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जानते हैं जरा। दिबांग जी, आपका आंकलन। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा से बचा जाना चाहिए और जिस तरह की भाषा चुनाव में हो जाती है वो बहुत निंदनीय है और इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। आप ये समझें कि सब बीजेपी वाले ऐसा नहीं करते हैं, तो बीजेपी वाले में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भाषण निकल आएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की जब बात करते हैं तो एक तरीके से अंधविश्वास को बल देते हैं। आप डेमोक्रेटिक जो एक तरीका है वाद विवाद का, अपनी बात रखने का, आप उसको तिलांजलि देते हैं। आप अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप ये कोई चुनावी रैली कोई हास्य सम्मेलन नहीं होता, बल्कि जो आजकल हास्य सम्मेलन होते हैं उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉलिटिकल बातें और गूढ़ बातें निकल कर चली आती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं और ये अगर गिरावट है तो इसमें देखिए 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं बड़ा लकी हूँ, बड़ा किस्मत वाला हूँ, यानी मॉनसून ठीक हो रहा है, पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। दिल्ली में जो असेंबली इलेक्शंस थे तब उन्होंने कहा तो क्यों हम लोग एक बदकिस्मत को चुने, मेरी किस्मत से अगर देश का फायदा। इस तरह की बातें आज के दौर में होती हैं, लोग इसको सुनते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत हैरानी की बात है। एक ऐसा देश जो बहुत युवा देश है, जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट है। सब स्क्रिप्टेड रहा होगा या ये भावना में आकर, मतलब वो रो में आकर राहुल गांधी ने कहा हो? दोनों ही बातें हो सकती हैं। जब नेता लोग भाषण देते हैं तो वो अनायास भी बोलते हैं और पहले से सोच के भी आते हैं, नोट बना के भी आते हैं, स्क्रिप्टेड भी होता है। दोनों ही बातें होती हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो अनायास बोले या स्क्रिप्टेड था उनका। जहां तक मैं दिबांग ने जो कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं। मेरा मानना यह है कि इस तरह की भाषा से किसी पार्टी का वोट नहीं बढ़ता है। चाहे वो मोदी जी ने अभी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, ये कोई ऐसी बात तो नहीं इस पर हम खुश होकर ताली बजाने लगेंगे मोदी जी ने बड़ा भारी तीर मारा। अभी वो अमित शाह को आप दिखा रहे थे कि राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च किया चुका है। ये भाजपा राहुल गांधी के पप्पूकरण का नियोजित अभियान पिछले 10 साल से चला रही है, नहीं कामयाब हो पा रही है अभी तक। इतना चलाने के बावजूद ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि अगर मोदी की खिल्ली उड़ा के वो चुनाव जीत जाना चाहेंगे तो वो नहीं जीत सकते, और वो भी बाकायदा नाम लेकर। हाँ, ठोस रूप से। मतलब पनौती मोदी, जिस तरीके की भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया। और अभय जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मूर्खों का सरदार, तो यहाँ पे एक बहुत हल्का सा बारीक सा फर्क है। और वो फर्क क्या है? चुनावी मौसम में राहुल की भाषा को लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए वो मूर्खों का सरदार वाली बात कही थी, लेकिन इशारों में सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था। सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे
कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। रामकृपाल जी, आपका आंकलन? देखिए, जैसा हमारे दो मित्रों ने पहले कहा, इस तरह के शब्दों से अगर बचा जा सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जी। बात हम किसी पर हमला कर रहे हैं या उससे हमको कोई फायदा मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है और जो बनने की लाइन में खड़ा हुआ है या जो दावा करता है, देखिए दोनों के बयान आपके सामने। एक ये कह रहा है, अगर कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना है। एक की आलोचना बिल्कुल तथ्यपरक है। उन्होंने कहा कि यह गलत है, और जाहिर सी बात है कि जब आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो देखें कि कहीं तथ्यात्मक गलती नहीं हो रही हो। मोदी ने उस पर क्या किया, हालांकि मैं खुद कहता हूं मतलब आप कह रहे हैं कि मूर्खों के सरदार और पनौती, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ मैं बताऊं आपको, एक होता है एक्शन पे रिएक्ट करना, एक तथ्यों को विश्लेषण करते हुए कोई कड़वी बात कह देना, एक होता है कि बेसिर पैर की बात करना। तो एक आदमी, और लगातार अभी जैसे पिछले 2 दिनों में 2 बातें मैंने सुनी, भारत माता क्या है, अब इसके बाद ये जैसे कह देना कि पीएम का मतलब होता है पनौती मोदी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका वोट छोड़ दीजिए। इस देश का 140 करोड़ जनता देख रही है कि क्या 140 करोड़ जनता की रहनुमाई करने वाले, ठीक है, ये व्यक्ति वाकई इस काबिल है या नहीं है। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा नहीं तो क्या मतलब, ये जो मुद्दा है, राहुल गांधी ने ये जो चुनावी सभा में पीएम का मतलब पनौती मोदी कह दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान अपमान वाला मामला बन जाएगा। फिर तो मतलब ये सीधे सीधे कांग्रेस को बैकफायर कर जाएगा। ये अपमान का मामला तो बन ही रहा है। हाँ जी। खास तौर पे कांग्रेस की जो रणनीति रही है ना, उसको मोदी लगातार ध्वस्त करते आ रहे हैं, और कांग्रेस अपनी गलती से सबक नहीं ले रही। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, चाय वाले शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह भुनाया उनको, चाय पे चर्चा शुरू करा दी। नीच को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने कि ओबीसी को नीच कहा, जाति पर ले तो आए। जाति पर ले आए। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो अभी मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी, तो खड़गे साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये भी बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, बल्कि मेरे तो माता पिता बचपन में ही दिवंगत हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो इतनी अच्छी रणनीति बनाती है कि कांग्रेस कुछ भी बोले, ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ भूल की या कोई गलत बात की, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा फायदा उठाती है, और इस चुनाव में भी उठाएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये कि ये राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? और महत्वपूर्ण ये भी कि क्या ये राहुल गांधी जो पूरी अपनी एक राजनीतिक शैली देश के सामने रख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक विरोधाभास आम जन के मन में लेकर आएगा कि बात आप करते हैं मोहब्बत की दुकान की, लेकिन जबान आपकी ऐसी नफरती। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि ऐसी भाषा बोलेंगे तो क्या मोदी से लड़ पाएंगे? वो एक फर्क की लकीर जो राहुल गांधी खींचना चाहते हैं और देश को दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति मोहब्बत वाली और बीजेपी की राजनीति नफरत वाली, वो संदेश वो कैसे मैसेजिंग कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, वो जो पीएम पनौती मोदी वाली बात कही है, उसी को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आज की तो राहुल की टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया है। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए। ये बहुत ही भर्त्सना योग टिप्पणी है, शर्मनाक है। राहुल गांधी माफी मांगे इसके लिए, लेकिन माफी तो मांगते नहीं। आपको मालूम है, कोर्ट की डांट पड़ती है तो वहां माफी मांगते हैं, तो इसमें क्या कहा जाए? लेकिन इन सबों का जवाब देश की जनता देगी। राहुल गांधी की टिप्पणी और उनकी पार्टी जनता के द्वारा इतनी बार पिटी है। याद है ना, मौत का सौदागर कहा था गुजरात में,
दिबांग की राहुल गांधी की राजनीति का विरोधाभास इससे सामने निकल कर आता है, या फिर विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी आक्रामक तेवर अपनाएंगे, ये उसके संकेत है? देखिए, अगर आप देखें वीडियो को तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बातचीत शुरू हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में हैं, इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक देश, भारत जैसा देश जो इतना युवा देश है, जहाँ कहा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, उसमें इस तरह की पनौती और मैं लकी हूँ, अनलकी हूँ, इस तरह की बात करना ये अपने आप में शर्मनाक है। और ये जो भी ऐसा करता है, लोगों को, मतदाताओं को नेता नहीं मानते, मतदाताओं को ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये मजाक किस्म का हो गया पूरा पॉलिटिक्स। आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें और गंभीर बातें हैं जिनको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर हालत ये हो गई है कि इस तरह के मजाक के सहारे हमारी पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत देर हो चुकी है। अब लगातार आप देखिए भाषण, मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियों को आप देख लीजिए, दोनों पार्टियों के नेताओं के भाषण को देखें। वो जो कहते हैं ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाना, एड़ा पेड़ा, ये सब एड़ा पेड़ा की जगह नहीं है पॉलिटिक्स में। देखिए, मैं ये जो एंगल निकाला जाता है ना कि अब मोदी जी का अपमान हो गया, अब कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, देखिए मोदी जी ने फिर छक्का मार दिया, देखिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अभी कर्नाटक में उन्होंने अपने भाषणों में जनता के सामने गिनवाया था कि उनका 92 बार अपमान हुआ है कांग्रेसियों ने, लेकिन जनता ने तो उनकी बात, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं की, भाजपा को नहीं जिताया। तो देखिए, ये सारे फंडे जो 2014 के बाद शुरू हुए थे बीजेपी के, कुछ दिन कामयाब रहे कि मोदी जी का अपमान हो गया, भाजपा का फायदा हो गया है, लेकिन अब ये फंडे नाकाम हो चुके हैं, सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तो मतलब अब मतदाताओं के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। तो मतलब ये जो राहुल गांधी की आक्रामकता है, इसको सिरे से ये कहकर कि साहब ये तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, खारिज नहीं किया जा सकता है। मतलब कर्नाटक चुनाव से ये साबित हुआ है कि मामला कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला भी हो सकता है। रोमाना जी, जो दिबांग ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, दो चीज होती है, हर चीज में फायदा और नुकसान नहीं होता। कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक फैक्टर के नाते कोई जीत जाता, हार जाता है। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है कि नाई ने बाल वो किया, वो जैसे कहते हैं ना, मुंडन किया किसी का, और मुंडन करने के बाद उस पर ऐसे ही उस कहते हैं, हाँ, सर को थपथपाया। तो उसने समझ लिया कि ये थपकी के नाते, राजा ने पैसे दिए तो नाई को लगा कि बाल काटने के नहीं, ये थपकी के पैसे मिल रहे हैं। तो मेरा कहना, गलत फहमी जो कई बार होती है कि हमने ये कह दिया। मैं एक वाक्य कहूँगा सर, हाँ, आप बात पूरी कर मुक्तिबोध की एक लाइन है, देखिए, रिप्राइजल जिसको बोलते हैं ना, प्रतिशोध। प्रतिशोध से राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। और एक है मुक्तिबोध की लाइन कि आहत का एक अभिमान होता है, वह उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। ये जो राहुल के अंदर मोदी जी के प्रति बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा प्रतिशोध आज से नहीं, देख लीजिए कभी भी व्यक्तिगत। अब ये तो सर जो कांग्रेस समर्थक हैं वो इसी तरीके की बात मोदी के लिए भी करते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर, सीधे जरा सुन लेते हैं। वो जो टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, उसी को लेकर जो अभी तक बचाव कार्य चल रहा है, उसका अपडेट दिया जा रहा है, सुनते हैं सर। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले, और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे, उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए। फिर देखते हैं अब आगे 15 घंटे और जाना है, कितना बचा हुआ है। हमने 39 मीटर जैसे हमने बोला अब हम कर लिए हैं। तो हमारा जो भी अंदाज है, अनुमान है, जैसे फूड पाइप भी हमने पहले
भेजा है, तो 57 मीटर तक हमें उम्मीद है कि हम ब्रेक थ्रू कर पाएँ। तो 18 और मीटर की बात है, 18 और मीटर की कितनी पाइप हो गई है। और दूसरा ये पूछा जाता है, ये टेलीस्कोपिक मेथड थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए 900 के अंदर 800 mm की जरूरत कैसे है? जी, कल भी मैंने ये बात बताया था। तो एक जो साइज होता है, जैसे ये 900 mm का डाया है, वो करीबन 20 मीटर तक गया, लेकिन अगर उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना भी ज़्यादा प्रेशर आप डालो, अगर आगे जाने में और प्रेशर वो मांगता है, तो मशीन में उतनी ताकत होनी चाहिए। मशीन की ओवर कैपेसिटी भी हम नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोपिंग एक ऐसा मेथड है कि आप पाइप के अंदर और एक पाइप डालें। तो पहला वो 21 मीटर तो आराम से चला जाएगा, क्यों स्मूथली चला जाएगा, बड़े पाइप के अंदर है। और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है वहीं से सिर्फ पुशिंग करने का। तो छोटा हल्का सा डाया कम किया, लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा मिला हमें। टोटल कितनी पाइप? तो ये उत्तरकाशी से अच्छी खबर आ रही है। सुरंग में जो मजदूर फंसे हुए हैं, या तो आज देर रात तक या फिर कल सवेरे सवेरे इनका रेस्क्यू किया जा सकता है। सभी मजदूर 41 मजदूर हैं, सुरक्षित सुरंग से बाहर निकले, इसी के लिए देश दुआ कर रहे हैं। ऐसे में दिबांग जी, क्योंकि यहाँ पर नेताओं के सामने अलग अलग टारगेट इस वक्त सेट होंगे, सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती या टारगेट यही कि गुर्जर वोट को, जो 2018 में बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ आया था, दोबारा लाया जाए कांग्रेस के पाले में। क्या ये टारगेट है? पर जिस तरह की गंदगी उन्होंने पहले की, एक तरीके से बीजेपी के साथ चले गए, अपने एमएलएज लेकर चले गए, घूमते रहे, पता नहीं चला इधर हैं कि उधर हैं, तो उससे जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसका मेरे ख्याल से खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। और दूसरी बात क्या है कि ये इस तरह के कन्फ्यूजन से क्या होता है कि आपका जो पार्टी का वर्कर है वो बैठ जाता है, उसको लगता है कि अरे नेता तो आपस में ही लड़ते हैं। अपोजिशन को तो मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान में ये एक दूसरे को रन आउट करने में ही लगे हुए हैं और लगातार लगे रहे। आप इतनी कम उम्र में हैं, आप इतनी जल्दी में हैं, तो इस तरह के कदम आपसे उठ जाते हैं। उसमें भी आपने सिंधिया की तरह हिम्मत दिखा के पार नहीं गए, आप रुक भी गए, तो वो भी आप पर सवाल उठते हैं। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर सचिन पायलट की जो राजनीति रही 3-4 सालों में, उससे कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन फैला। और उसमें बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद, लेकिन चुनाव आते आते जो डैमेज इसके कंट्रोल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, हाई कमांड है, वो अभी भी सचिन पायलट के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर सेंटर में लाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक मंच पर एक साथ लाने में कामयाब हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को। इसका फायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को मिल सकता है? इससे मैं कांग्रेस का खड़गे इफेक्ट कहता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह कांग्रेस में एकता कराने की कोशिश की और काफी हद तक अलग अलग डिग्री में, अलग अलग प्रांतों में वो कामयाब रहे। इस वक्त जयपुर में कांग्रेस का आला कमान तकरीबन सोनिया गांधी की शक्ल में, राहुल गांधी की शक्ल में बैठा हुआ है। उसकी पूरी कोशिश यही है, जो अभी आपने बात कही थी, जब दोनों की जोड़ी जमेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। नुकसान जो होना था वो हो चुका है, दीवान की बात बिल्कुल सही है। और नुकसान बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। अब उसको न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नुकसान की भरपाई देखिए 2 कारणों से नहीं होगी। एक तो गुर्जर समाज में ये संदेश दिया गया कि कांग्रेस राजस्थान में गुर्जरों के खिलाफ है। ठीक है। दूसरा कि अभी भी अशोक गहलोत लगातार यही बोल रहे हैं कि कुर्सी मेरे लिए बनी है, कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। तो जब तक ये ऐलान नहीं होता कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तब तक गुर्जर समाज का कांग्रेस के साथ आने का कोई सवाल नहीं उठ रहा। और गुर्जर समाज में, क्योंकि जिस तरह से गुर्जर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो कांग्रेस के नेताओं में भी नाराजगी है और गुर्जर समाज में भी नाराजगी। तो मतलब अशोक गहलोत के जो बयान हैं, वो टारगेट जो सचिन पायलट के सामने रखा हुआ है, उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए नजर आ रहा है। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान में वोटिंग के लिए अब बस 3 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में एक तस्वीर राजस्थान में नई सियासी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा क्षेत्र में रैली के लिए पहुंचे थे। पार्टी के नेता मंच पर बड़ी सी माला लेकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे माला के भीतर। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक फ्रेम में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वसुंधरा राजे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे से कुछ हंसकर कहा भी, वसुंधरा ने भी उन्हें जवाब दिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक इस तस्वीर के चुनावी मायने खोज रहे हैं और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये जो तस्वीर 12 सामने आई है, इसके बाद अब क्या लक्ष्य राजस्थान विजय, बीजेपी में सीएम तय?
वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी की जो कंफ्यूजन थी सीएम के तौर पर, आपको लगता है ये तस्वीर बता रही है कि दूर हो गई है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, सोची समझी रणनीति थी। रणनीति ये होती है कि तो ये कोर्स करेक्शन हुआ है क्या? कुल मिलाकर के देखिए, जब ये कहा गया कि फूल यानी कमल, उसको औरतें कहती हैं हम तो फूल पे वोट देंगे, तो उससे क्या होता है कि जो दावेदार है सबको उम्मीद बराबर होती है कि हम हो सकते हैं। तो बीजेपी का ये रणनीति रहती है कि इससे पार्टी में जो आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है। सर वो तो हो गया, ये जो तस्वीर आई इससे क्या मैसेजिंग है? निश्चित रूप से ये मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि संयोग होता है, कई बार क्या होता है कि वाकई इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बराबर ये वो दे रहा है कि वसुंधरा जी हमारी एक वरिष्ठ सम्मानित नेता है, ठीक है, और उतनी ही दावेदार है। ये सहयोग या ये प्रयोग? नहीं, ये प्रयोग है। हाँ। लेकिन जो रामकृपाल जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये तस्वीर आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच में जो रनिंग बैटल चल रही है, वहां पर जो निरंतर एक होड़ चल रही है, उस होड़ की नुमाइंदगी भी करती है। क्योंकि देखिए, सब कुछ संकोच के साथ किया जा रहा है। अगर पार्टी को अपनी नीति बदलनी है तो वो खुल के कह सकते हैं कि भाई ये हमारी नेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। सब कुछ संकोच से, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए, कुछ खामोश इशारोबाजी में बात हो रही है। तो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दी जाने वाली मैसेज, जनता की तक ये मैसेज नहीं पहुंचते हैं। हाँ। ये मैसेज जो पार्टी के वफादार हैं, हाँ, और कार्यकर्ता हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचते हैं और उनका लाभ भी होता है, लेकिन केवल एक सीमा तक। आपको क्या लग रहा है, इसका क्या लाभ क्या नुकसान? देखिए, इसका केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए किया गया है। हाँ। लेकिन चुनाव नतीजे जब आएंगे, ये मैं बस दर्शकों को ये बता दूं कि ये 12 में हुआ है। 12 जो हड़ौती रीजन में आता है, हड़ौती रीजन मतलब जो गढ़ है वसुंधरा राजे, 12 जो है वो झालावाड़ के बगल वाली ही सीट है। बिल्कुल। और ये केवल चुनाव में कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं हम, और वोट भाजपा को करें, ये संदेश देने के लिए है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे सीएम होंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है। तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ। देख रहे हैं आप देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और अब बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की, जो इस बार के चुनाव में अपनी सरकार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान की जो कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, उस पर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं, बल्कि एक तरीके से वो खुद हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए जरा गहलोत ने कहा क्या। तो 100 से अधिक जगह से डिमांड आ गई, तो 25 से 50 के बीच में, तो संभव नहीं जाना सब जगह। तो मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ कि 200 जगह ही मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ आपके यहाँ से। आप स्थानीय स्तर मत देखिएगा कौन चुनाव लड़ रहा है। मेरा मानना है कि वह माहौल ऐसा बन गया है कि मेरे वक्त में जो स्कीम आई है, मेरे वक्त में जो कानून पास हुए हैं, मेरे वक्त में जो गारंटी दी गई, 10 गारंटी पहले दी हमने महंगाई राहत शिविरों में, 7 गारंटी हम आगे के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। तो अब सवाल ये कि बैटल ग्राउंड राजस्थान सिर्फ गहलोत का इम्तिहान। ले आइए जल्दी से फ्लोर पर ये सवाल और इसी पर चर्चा करेंगे। दिव्यांग, क्या लग रहा है, ये चुनावी चैलेंज हेड ऑन ले रहे हैं अशोक गहलोत? चुनावी चैलेंज नहीं है। अशोक गहलोत अगर आप देखें करीब से तो हर चीज़ को हेड ऑन ले रहे हैं। यानी उन्होंने सचिन पायलट को हेड ऑन लिया, इसकी वजह से वहाँ गुजर उनसे ज़रूर नाराज़ है, और उन्होंने जो पार्टी का हाई कमांड है कांग्रेस का, उसको अशोक गहलोत ने हेड ऑन लिया। अशोक गहलोत इस समय बीजेपी को हेड ऑन ले रहे हैं, और अशोक गहलोत की जो सबसे बड़ी इस समय मदद कर रही है वो उनकी लाभार्थी योजना है। लगातार उनकी योजनाएं ऐसी रहीं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हों, पिछड़ों को लेकर हों, दलितों को लेकर हों, गरीबों को लेकर हों, और जो लगातार वो जो वादे कर रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो कम पैसे में राशन देना हो, राशन में उनका चाय और चीनी भी शामिल हो, स्वास्थ्य योजना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वास्थ्य योजना शामिल हैं, वहाँ इंश्योरेंस की योजना है। तो ये लगातार उनकी जो राजनीति है वो ये है कि आप लगातार ये वायदे करो और उनको पूरा करने की बात करो, पूरा करके दिखाओ। इस आधार पर वो सीधे लड़ रहे हैं और सभी से लड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर हैं कहीं। बीजेपी को कहीं लग रहा था कि ये बड़े आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता बताते हैं कि वहाँ पर लड़ाई है, वहाँ पर वो उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की अशोक गहलोत ने अपने मिजाज से, अपने तेवर से टाइट बना दिया। निश्चित रूप से देखिए,
मैं अशोक गहलोत जी, जैसा मैंने कहा था कि कांग्रेस में वो खुद भी हाई कमान है, कम से कम राजस्थान के लिए खुद भी हाई कमान है। और जो जो बीच में 5 सालों में हुआ है, आप याद जानिए, उनको अध्यक्ष बनाने का रहा लेकिन वो नहीं बने, मुख्यमंत्री रहे, तो बहुत सारी फाइट, और सचिन पायलट के साथ उनका जो कुछ भी हुआ, लगा कि सरकार गिर जाएगी, मध्य प्रदेश में गिर गई, लेकिन राजस्थान में उन्होंने बचा लिया, नहीं गिरने दिया सरकार को। तो मेरा ये कहना है कि जाहिर सी बात है, जो भी राजस्थान में होगा उसका बहुत बड़ा श्रेय या जो भी कहते हैं अपयश या अपयश जो होगा वो गहलोत जी के ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब लोग कहते हैं कि ये 2024 के पहले का इमीडिएट चुनाव है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, चाहे थोड़े ही चीज़ के लिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, जाति समीकरण, इंडिया अलायंस, जातीय जनगणना और इंडिया अलायंस, ये तीनों मुद्दों पर भी इसकी भी परीक्षा हो रही है सब जगह पे, और ये आएंगे। मैं नहीं कहता कि ये फोकस्ड रहेंगे, लेकिन इन मुद्दों का भारत जोड़ो यात्रा तो कर्नाटक और हिमाचल में भी हो चुका है। मुझे लगता है जल्दी से रासबिहारी जी को आना चाहिए। ये गहलोत जादूगर का ही जादू है कि बीजेपी के सामने मुश्किल ये कि वो चेहरा आगे नहीं कर पाई राजस्थान में। नहीं, बीजेपी की तो सोची समझी रणनीति थी कि किसी को आगे ना किया जाए। वसुंधरा राजे और सीपी जोशी और जो राजेंद्र सिंह राठौर विपक्ष के नेता, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, और इसमें नीति पे चली भी। ठीक है। लेकिन जहाँ तक अशोक गहलोत की बात है, जैसे अभी आप चिरंजीवी योजना गिना रहे थे, इसी तरह जो बिजली के रेट कम किए गए हैं, 50% जो रियायत दी गई है, उसका भी एक असर है मतदाताओं पे। लेकिन कितना असर है, क्योंकि वहाँ जो रिवाज रहा है कि सत्ता बदलेगी, और ओपीएस भी है, और भी जिक्र नहीं कर रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जनता के हित में कई सारे फैसले लिए गए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा है, भ्रष्टाचार है, और भी अन्य मुद्दे जिस तरह से उठाए हैं, वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत उसका मुकाबला जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिवाज है वहाँ, क्योंकि लोग भी कांग्रेसी मान के चलते हैं, हर बार सत्ता बदल जाती है। हाँ। तो ये भी एक वो कारण है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। ये जो बात आप कह रहे हैं ना अभय जी, मतलब रिवाज ये रहा है कि साहब राज बदल जाता है हर 5 साल बाद, लेकिन इस बार जिस तरीके की कांटे की टक्कर जो खुद बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि साहब हम फाइट में आ गए हैं, इसका श्रेय सीधे सीधे अशोक गहलोत और उनकी इन योजनाओं को। देखिए, चुनाव फंसा हुआ है राजस्थान में, और वो इस वजह से फंसा हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल में अशोक गहलोत ने जबरदस्त तरीके से लाभार्थी योजनाएं बनाई हैं, जो अपने सभी साथी रेखांकित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ कि, लेकिन क्या वो चुनाव जीतेंगे भी? हाँ। ये इस बात से तय होगा कि उन्होंने 5 साल तक सुशासन, गवर्नेंस दिया है कि नहीं दिया है। लाभार्थी योजना एक अलग कैटेगरी है और गवर्नेंस एक अलग कैटेगरी है। गवर्नेंस में कानून व्यवस्था आती है, सड़कें आती हैं, सफाई आती है, भ्रष्टाचार को कम करना आता है, थोड़ा रोजगार देना आता है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, और हर जगह चुनाव में यही चीज निर्णायक साबित होती है। जो लोग ये 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने दिखा दिया है कि भाजपा जो जीती है वो लाभार्थी योजनाओं से नहीं जीती। कुछ भाजपा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है। 81 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बना के भेजी, उसमें कहा कि जो लाभार्थी थे उन्होंने हमारी तारीफ तो बहुत की, लेकिन वोट उतने नहीं दिए। खुद उन्होंने भाजपा ने स्वीकार किया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, अशोक गहलोत की कड़ी परीक्षा वोट की कसौटी पर उनके सुशासन से होगी। लाभार्थी योजनाओं से वो लड़ाई में टिके हुए, ये बात सही है। ठीक है। देखिए, इस बीच गहलोत को चुनौती जो है वो कई तरीके से मिल रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी रैली में निशाने पर गहलोत को ले रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में गहलोत को लेकर भविष्यवाणी कर दी, कह दिया कि साहब सुपड़ा साफ होगा, गहलोत सरकार जा रही है, कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। सुनिए। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है, और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है।
तो चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भविष्यवाणी करते हुए कि अब राजस्थान में कभी गहलोत सरकार नहीं आएगी, और वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत इस चुनाव में राजस्थान के ये हुंकार भरते हुए कि हर सीट पर चुनाव मैं लड़ रहा हूं। इसके मायने क्या हैं दिबांग? साफ मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं इसी तरह से करते हैं। ये जो छोटा सा क्लिप था, लेकिन ये उनके अंदाज को बिल्कुल साफ दिखाता है, अपने पूरे रंग में है वहाँ। और राजस्थान में अगर आप देखें जिस तरह से ये जो आप तस्वीरें साथ में दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से बीजेपी की मजबूरी को भी दिखाते हैं। और अगर ये जैसे रामकृपाल जी राज्य वाली तस्वीर बिल्कुल, और अगर ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई ये इनकी सोची सीधी समझी रणनीति थी, तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि वहाँ पर आपसी गुटबंदी है। बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि वो कमज़ोर है। बीजेपी की जो एक इंटरनल रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि वहाँ 25 में से 10 लोग चुनाव हार सकते हैं एमपी का, और इसलिए उनमें से 7 उतारे हुए हैं एमपी वहाँ पर। तो उनको जीत के दिखाना है, साबित करना है कि भाई वो इस काबिल हैं कि 24 में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो अगर ये हालत बीजेपी की वहाँ पर बनी हुई है, तो जाहिर है ये अशोक गहलोत की हिसाब से बनी हुई है, अशोक गहलोत की वजह से बनी हुई है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, यानी जो केंद्र में जो कांग्रेस का आला कमान है वो भी अशोक गहलोत के साथ नहीं है। वो भी अगर प्रचार करने गए, प्रियंका गांधी पहले गई, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गई, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गई जहां सचिन पायलट का जोर था। राहुल गांधी उतरे तो बहुत देर में उतरे, कहा गया कि नहीं वहां पर चुनाव बाद में है, लेकिन तेलंगाना में तो और बाद में है। तेलंगाना वो चले गए, लेकिन बाद में गए राजस्थान। इस पूरा ये दिखाता है कि अशोक गहलोत कितने मजबूत हैं अगर आप इसको पलट के देखें। बिल्कुल, कि आप कांग्रेस में भी टिके हुए हैं, मतलब और अगर वहां भी कांग्रेस का टिके हुए ये हैं। नेतृत्व उस रूप में जिस तरीके से अन्य राज्यों में एक्शन मोड में नजर आ रहा है, राजस्थान में नजर नहीं आता, तो इसका कोई नकारात्मक असर भी गहलोत पर नहीं पड़ता है, क्योंकि गहलोत अपनी लड़ाई खुद मोर्चाबंदी करके लड़ने में सक्षम नजर आ रहे हैं। जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि गहलोत राजस्थान के लिए कांग्रेस के आला कमान है। हाँ। ये मोटे तौर पे बात सही है। दूसरी, गहलोत को एक चीज का और फायदा मिला है। खड़गे के आने के बाद में कांग्रेस की नीति बदली है, उसने अपने सूबेदारों पर बहुत भरोसा करना शुरू किया है। आप देख लीजिए हर जगह, गुजरात के चुनाव के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, उसमें जो स्थानीय प्रादेशिक नेताएं हैं उनको ही पॉइंटमैन बनाया गया है, उनके हाथ में चुनावी मुहिम की बागडोर है। इस चीज ने भी गहलोत को सचिन पायलट के मुकाबले जो उनकी प्रतियोगिता हो रही थी उसमें उन्होंने लाभ पहुंचाया, क्योंकि आला कमान को तय करना पड़ा कि भाई चुनाव की बागडोर सचिन पायलट संभालेंगे या अशोक गहलोत संभालेंगे। जाहिर है सचिन पायलट के हाथ में नहीं थमाई जा सकती थी, तो अशोक गहलोत उसके इंचार्ज बने, और सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पे खत्म होता है। मोदी की शैली में वो कह रहे हैं कि हर सीट पे मैं लड़ रहा हूं। ठीक है, जल्दी से मैं ये कह रहा हूं अभय जी कि कांग्रेस में कोई भी प्रधान हो, गांधी नेहरू परिवार है, उससे इतर कोई और आला कमान है नहीं। अगर खड़गे कुछ कर भी रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके अप्रूवल के बाद ही कर रहे हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, राजस्थान की राजनीति में सभी की दिलचस्पी बनी हुई है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, और ऐसे में सचिन पायलट खेमे समेत हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वाले अशोक गहलोत के करीबी और कैबिनेट मंत्री गहलोत सरकार में महेश जोशी, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है चुनाव में, उनसे एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता की पसंद अशोक गहलोत है, जन भावनाएं अशोक गहलोत के साथ हैं। सुनिए। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हमारे साथ हैं। महेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको टिकट भी नहीं मिला है, क्या देख रहे हैं आप अभी राजनीति तस्वीर आज की तारीख में? देखिए, मेरा जो आकलन है वो हो सकता है कि जितने सर्वे रिपोर्ट हैं, सो कॉल्ड सर्वे जो हैं या जो विश्लेषक हैं, उनसे मैच नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि राजस्थान में दिसंबर 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और हम फिर से जनता की सेवा करेंगे। आप जितने सर्वे आ रहे हैं सबके उलट आप ये बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? जन भावनाएं हैं। जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं। राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों में, योजनाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में किसी को कोई कमी नजर नहीं आती। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कर दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में किसी को कमी नजर नहीं आती। तो हम ये क्या माने कि अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? ये तो विधायक दल तय करता है। आपका टिकट कटने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि आप तो बहुत ही प्रोमिनेंट फेस रहे हैं इस सरकार का, फिर भी आपका टिकट कटा। 3 दिसंबर के बाद पूछूंगा कि भाई टिकट क्यों काटा। अभी
बजाय इसके कि मैं ये पूछूं टिकट क्यों कटा, उन कारणों की विवेचना करूं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जहां जो कर सकता हूं पार्टी के हित में करूं, पार्टी को जिताने की कोशिश करूं। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। तेलंगाना का चुनाव अब जो नजदीक आ रहा है, ओवैसी ब्रदर्स के तेवर बेहद आक्रामक हुए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमला बोल रहे हैं। ओवैसी ने कह दिया कि कांग्रेस की वजह से ही मोदी पीएम बने। सुनिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो लोग भी आने वाले, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे। राहुल का किया ना मैंने। अब तो उनकी बहन साहिबा तो यूपी के चुनाव के इंचार्ज 402 सीट पे लड़े, निकाले एक, और आकर यहाँ पर बोलती है मोहतरमा कि ओवैसी जी कम सीट खड़ा कर रहे हैं, भाई बोलता है बढ़ के खड़ा करते हैं। अरे भाई बहन में क्लैरिटी लाओ। आपका तमाशा हो रहा है तेलंगाना में कि आप एक ज़बान में वो एक ज़बान में बोल रहे हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फिर आपके हस्बैंड के ऊपर क्यों बीजेपी ने ये फाइल कर दिया क्योंकि एविडेंस नहीं है? क्या डील हुई थी? क्या आपने यूपी में बाबा से डील कर ली थी? आपका भाई अमेठी हार गया। और अब सवाल ये कि भाईजान वर्सेस कांग्रेस, ये मुस्लिम वोट की रेस। रामकृपाल जी, क्या लग रहा है आपको, ये जिस तरीके के हमले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कांग्रेस पर किए जा रहे हैं, मुस्लिम वोट को लेकर सारी कसमसाहट? बिल्कुल सही है। देखिए, कर्नाटक इलेक्शन के बाद ये निश्चित रूप से कांग्रेस को ये लगा कि इस देश का मुसलमान अब उसकी तरफ आएगा, और ये कर्नाटक के बाद पहला टेस्ट जो होगा वो देखिए तेलंगाना। बाकी जगह पे तो वो उतना नहीं है, लेकिन तेलंगाना में चूंकि वहाँ बीजेपी नहीं है, सीधी लड़ाई कांग्रेस और इनकी बिहार, तो वहाँ पे अगर मुसलमान कर्नाटक की तरह एकजुट होकर के वोट कांग्रेस तरफ देता है तो ये पूरे हिंदुस्तान की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। और इस अभय जी, क्या ऐसा लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी को कि जो उनकी सियासी जमीन है हैदराबाद, जहां पर मुस्लिम वोटर को एक तरीके से वो बिल्कुल ये समझते हैं कि उसके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा, उसी के खिसकने का ये डर सता रहा है? अगर ऐसा तो क्यों? जहां तक पुराने हैदराबाद का सवाल है, हाँ। मुझे नहीं लगता उन्हें उस बात की विशेष चिंता है। ठीक है, वो तो उनको वोट मोटे तौर पे मिलता रहा है, वो मिलेगा। सवाल ये है कि पूरे तेलंगाना में मुसलमान वोट किसको मिलेगा? वो कांग्रेस को मिलेगा या भारत राष्ट्र समिति को मिलेगा? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वहां पे एक स्पेशल डिक्लेरेशन जारी किया है अपना घोषणा पत्र से अलग। तो कांग्रेस का फोकस जो है ना अलग से मुसलमानों के ऊपर है, और इस बात को लेकर के चंद्रशेखर राव भी चिंतित हैं। इसीलिए हालांकि इनके साथ समझौता नहीं है स्पष्ट रूप से, पिछली बार था, इस बार नहीं है समझौता MIM का। लेकिन खुलकर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो केसीआर को सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोशिश यही है कि कहीं वो मुस्लिम वोट जिन सीटों पर AIMIM नहीं है वहां पर BRS से छिटककर कांग्रेस के पास ना चला जाए। यही वजह कि जुबली हिल्स वाली सीट, वहां पर उम्मीदवार अपना बदलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन के सामने उतारते हैं। बिल्कुल अभय जो कह रहे हैं वो बात सही है। बड़ी चिंता यही है कि वो छिटक न जाए, और मेरे ख्याल से जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है उसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी वोट पर उनकी सारी पॉलिटिक्स चलती है। चाहे वो राज्य से बाहर भी जाने की कोशिश करें, वो उनका मेन वोट वही है। बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा भी उनको खतरा लगेगा तो वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ठीक है। और हमला बहुत तरीके से करते हैं, बहुत अच्छी भाषा में करते हैं, बहुत पैनी भाषा में करते हैं, और ह्यूमर भी उसके साथ जोड़ते हैं। खासियत है असदुद्दीन ओवैसी की। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, और अब पॉलिटिकल शो में राजस्थान चुनाव का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। धुआंधार कैंपेन सचिन पायलट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और इसी तूफानी प्रचार के बीच उन्होंने ABP न्यूज से की है खास बातचीत। बीजेपी के एक हमले का करारा जवाब सचिन पायलट ने दिया है। जीत को लेकर बड़ी हुंकार सचिन पायलट ने भरी है, देखिए। तो इस बार का चुनाव अलग होगा, ये कहना है सचिन पायलट का। इस बार बीजेपी में बिखराव है, डर है, ये कह रहे हैं सचिन पायलट। महंगाई, बेरोजगारी की रिपोर्ट कार्ड जनता के पास। केंद्र की सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। कांग्रेस अपने वादे पूरे करती है। कांग्रेस सरकार पर लोगों को भरोसा, और यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। सुनिए जरा सचिन पायलट का ये खास इंटरव्यू। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ हम जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में हैं, विशेष विमान में, और इस बार कांग्रेस का भरोसा किस बात को लेकर है, बात करते हैं सचिन पायलट से। राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि चुनाव से काफी पहले ही रुख पता चल जाता था, हवा का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, लेकिन इस बार कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और
कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज इस बार 5 सालों के बाद सरकार बदलने का जो रहा है वो बदलेगा, किस बात का कॉन्फिडेंस है आप लोग? इस बात का कारण है कि ये इलेक्शन अलग है। इस बार लोग दोनों पार्टियों को देख रहे हैं और कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और भाजपा के अंदर जो बिखराव है, टकराव है, और जो वो एब्सेंट रहे एज अ विपक्ष की पार्टी के तौर पर, उसका भी लोगों में प्रभाव है हम लोगों का काम। और हाल ही में हम लोगों ने कर्नाटक में, हिमाचल में बीजेपी को हराया है। तो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग तरह का एक एनर्जी वर्कर्स के अंदर है, उस सब का लाभ हमको मिलेगा। और 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की जो दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उसकी भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। लेकिन बीजेपी आपको घेर रही है। प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर हम सुने तो वो लाल डायरी का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर आरोप आपकी सरकार को लेकर लगाए जाते हैं। ये जो तमाम पहलू हैं, चाहे वो लाल डायरी का मसला हो या भ्रष्टाचार का मसला हो, महिला सुरक्षा का मसला हो, इन पर क्या आप जवाब दे रहे हैं? कैसे लोगों को भरोसा आप दिला रहे हैं? पहली बात तो ये करनी चाहिए ना कि आपने 5 साल विपक्ष में रह के बीजेपी ने क्या किया। 10 साल आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने क्या 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिया? आप क्या काला धन वापस लेकर आ गए? आपने महंगाई कम कर दी। और मुझे लगता है कि जो किसानों को आपने वादे किए थे इनकम डबल करने का, वो पूरा नहीं किया। अब चुनाव के पहले आके भाजपा के नेता हम पे आरोप लगाए, वो राजनीति बड़ी एक सीमित राजनीति है। आप अपना विजन दीजिए, अपना ब्लूप्रिंट दीजिए, प्रदेश को आप क्या देना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं दिया। अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर पुख्ता हो तो आप औरों से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी करी है। जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरा किया है। अब चुनाव से पहले आरोप लगाना और एक माहौल बनाना अलग बात है, लेकिन तथ्यात्मक स्तर पर जो ज़मीनी लोगों पे हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस जीता है लोगों का। और कांग्रेस पार्टी ने जो एक मैंडेट अपने ऊपर रखा है किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का हेल्प करने का, एक सोशल वेलफेयर हमने एक नेट बनाया है, चाहे वो बीमा हो, चाहे पेंशन्स हो, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, वो जनता को पसंद है। इसलिए दोनों पार्टीज़ को लोग कंपेयर कर रहे हैं। हमारा नेता, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व और हमारा जो कमिटमेंट और डिलीवरी है, दोनों पार्टियों का आकलन करने के बाद लोग ये डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी बेहतर है। मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी का बजाय इसके कि कांग्रेस को कोसें, वो अपनी बात करनी चाहिए कि आपने क्या किया है। अब ये कभी डायरी है, लाल है, पीली है, फिर वो करप्शन के इशू हैं। अरे आप करप्शन की जांच करके अगर कोई पुख्ता एविडेंस है तो कार्रवाई करिए, लेकिन इलेक्शन से पहले एजेंसीज का दुरुपयोग करके अब जो माहौल बना रहे हैं उसको भी पब्लिक समझ रही है। लेकिन सर, लाल डायरी का मुद्दा अगर हम कहें तो उसको सबसे पहले तो उन्होंने उठाया जो आपकी सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी थे। चुनाव से पहले कौन किस पार्टी में, कितने लोग चले गए कांग्रेस में, कितने लोग आ गए बीजेपी से, तो चलता है चुनाव से पहले। हर चुनाव से पहले हर स्टेट में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी की पॉलिसी, पार्टी की डिलीवरी, पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड और गवर्नेंस, ये जनता देखती है। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारा कैंपेन हो रहा है, चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, तमाम जो हमारा रिस्पांस है, फीडबैक है, मीटिंग्स में जो माहौल बन रहा है, उसको देखकर हमें लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा यहाँ रिपीट होगी। हम लोग घूम रहे हैं प्रदेश में, आपके यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर आया आपके खिलाफ, वो है पेपर लीक का मुद्दा आपकी सरकार के खिलाफ। और मुझे याद है इस मुद्दे को लेकर आपने सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर आवाज उठाई और फिर सड़क पर भी आप उतरे। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आप बहुत कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, भंग करने तक की मांग कर रहे थे आयोग को, लेकिन सरकार ने एक सख्त कानून बनाया, लेकिन उस तरीके से एक बड़ा कदम नहीं उठाया। और आज सचिन जी, इस मुद्दे पर आपकी सरकार घिरी हुई है, आप मानते हैं चुनाव में? बिल्कुल नहीं घिरी हुई, इनफैक्ट ऑपोजिट है। पेपर लीक देश में हर जगह होते हैं, और जब राजस्थान में ऐसा हुआ हम सबको पीड़ा थी। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना नेता, ना अधिकारी, ना पार्टी, ना सरकार। जब इतने लाख बच्चे किसानों के, गरीबों के शहरों में आके पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, और पेपर आउट हो जाता है, और फिर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये किसको एक्सेप्टेबल होगा? इस मुद्दे को मैंने उठाया था, तो हमारी पार्टी ने इस अति संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को समझा, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए सरकार को डायरेक्ट किया, और हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है कि जो पेपर लीक में इन्वॉल्व होगा उस पर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, किसी और राज्य में नहीं है। तो हम लोगों ने एक डेटरेंट बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि इशू को, पब्लिक इशू था, हमने उठाया, पार्टी ने संज्ञान लिया, और एक सकारात्मक करेक्टिव मेजर उठा के लोगों का हमने जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करने की बात करी। आज नौजवानों का भरोसा हम खो दें, ऐसा मैं समझता हूँ एक्सेप्टेबल नहीं है। इन इशूज़ को, पब्लिक इशूज़ को हम नहीं उठाएंगे तो वो गलत होगा, लेकिन हमने उठाया, बात आगे बढ़ी, और आज एक हम रिपीट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और सरकार की विश्वसनीयता कायम पब्लिक में हुई है। बीजेपी ने क्या किया? गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, आपने क्या कार्रवाई करी? सिवाय आलोचना करने की, आरोप लगाने की और चुनावी मुद्दा बनाने के, आपने खुद क्या किया है? इसलिए ये
बीजेपी के मुंह से बात ठीक लगती नहीं है। लेकिन आपके आवाज उठाने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? आपने जगाया तो सरकार जगी, उसके पहले जो पेपर लीक हुए उसकी जवाबदेही क्या गहलोत सरकार की नहीं है? सब पेपर लीक इंसिडेंसेस पे एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन मुझे लगता था कि हमें और कुछ करना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो है डिलीवरी मॉडल जो है, हमारा कमिटमेंट मैनिफेस्टो, हमारी आइडियोलॉजी, उस पर हम वोट मांग रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी का जो अंडर परफॉर्मेंस है, जो आपस में बिल्कुल बिखराव है और जो तनाव है, वो सबको मालूम है। बीजेपी के जो नेता के कांग्रेस को टारगेट करते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने सभा में कहा कि कांग्रेस के नेता 5 सालों तक एक दूसरे को रन आउट करने की कोशिश करते रहे, नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ में आया कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है उसका जिक्र नहीं, मुझे क्या पता किसके बारे में बात कर रहे थे वो, लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं, तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने सभा में कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं को दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि वो पार्टी, वो सरकार बेहतर है जो हमारे लिए काम करे। चंद लोगों के हज़ारों करोड़ रुपया बैंक का लोन माफ़ कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग दंपत्ति को या बुज़ुर्ग व्यक्ति को हम पेंशन दें, स्कॉलरशिप्स दें या किसी को आर्थिक मदद करें, तो वो रेवड़ी में बात ना हो गया। 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता खाना दें, वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार को आर्थिक मदद करें, वो रेवड़ी है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और राजस्थान के लोग अब समझ गए हैं कि उनका भविष्य, उनका हित और उनके बच्चों का जो अगला पीढ़ी है, उनका भविष्य किस पार्टी के साथ ज़्यादा सिक्योर है। तो दोनों बल्लेबाज अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैसी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच की जो मैच जीतने के लिए ना सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, वो सब करनी पड़ती, विकेट कीपिंग, तो हम सब नेता कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो 25 तारीख को फाइनल होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी और हम लोग जीतेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सवाल इसलिए उठ रहा है सचिन जी, क्योंकि 5 सालों तक तो रह कर ये खबरें आती रही, आपको बहुत कुछ कहा भी गया। अभी हाल तक ये था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में कैंपेन नहीं कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल को आना पड़ा, राहुल गांधी की सभा में फिर आप लोग एक मंच पे नजर आए, प्रियंका गांधी की सभा में एक मंच पे नजर आते हैं, लेकिन दोनों नेता एक साथ नजर नहीं आते। इसको लेकर के तरह तरह के कयास सबने मिलकर चुनाव लड़ा। 2018 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमने सबको साथ लिया और तभी हम सरकार बना पाए। हम 21 सीटों पे सिमट गए थे 2013 में, 21 से सीटें हमारी बड़ी 5 गुना, हम सरकार बना पाए क्योंकि सबने काम किया। मैं अध्यक्ष था, हम जेलों में गए, लाठियां खाई, खून पसीना बहा, धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़तालें करी। वसुंधरा जी की सरकार को 163 विधायक थे, हमने संघर्ष मोटा किया, उसका परिणाम हमको मिला क्योंकि हम एकजुटता से लड़े थे। आज फिर हम सब मिलकर लड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी से सरकारें बनती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। पार्टी कार्यकर्ता संगठन मजबूत रहेगा तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमें रहेगा। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो बातें पहले की थी उस पर बार बार चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे खड़गे जी, राहुल जी ने कहा कि जो जैसा आपने कहा, किसने कुछ कह दिया ना कहा, उसको भूलो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। और क्योंकि आज देश को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत कब होगी? जब हम स्टेट्स के चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव कब जीतेंगे? जब हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसी हिदायत को, इसी एडवाइस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने बेशक, आप कह रहे हैं भूलो और माफ़ करो, लेकिन हम भी घूम रहे हैं प्रदेश में, बहुत सारा सेक्शन जो आपको सपोर्ट करता है, वो इस बात को वो लोग रेखांकित करते हैं कि सचिन पायलट की नहीं सुनी गई, उनकी उपेक्षा हुई। तो वो जो वोट बैंक है, वो जो वोटर वर्ग है, उसमें एक बड़ा हिस्सा आप जिस समाज से आते हैं उसका भी है, आप उनको फिर क्या एड्रेस करेंगे? ये सब बातें भ्रमित करने की जाती हैं। राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं। जब तक हम हर वर्ग को, हर जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोगों को अपने साथ नहीं लेंगे, आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम चुनाव लास्ट टाइम जीते क्योंकि हर वर्ग ने सपोर्ट किया, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सबने, हिंदू मुसलमान सबने सपोर्ट किया। और वो स्थिति आज भी है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करें। देश में माहौल बदल रहा है। कर्नाटक में हम चुनाव जीते, हिमाचल में चुनाव जीते, जहाँ वोट्स पड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे सरकार हमारी बनने जा रही है। तो राजस्थान में भी मौसम, रिवाज, माहौल बदला हुआ है। सरकार को रिपीट करने के लोग उतारू हैं और ये जनता चुनाव लड़के जिता रही है। बाकी प्रोपेगेंडा से, संसाधन लगाने से या सिर्फ भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। पब्लिक का सेंटिमेंट जब साथ आता है तभी चुनाव जीते जाते हैं। आपने माफ़ कर दिया, पुरानी बातों को आप भुला गए, लेकिन जब ये बातें हुई थी, जब कड़वी बातें कही गई, मैं दोहराना नहीं चाहता, लोगों को याद है, आपको कैसा लगा? अच्छा तो किसे लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि हमें अगर वही
तू मैं करें और वही अपशब्द बोले जाएं आपस में, उसका कोई लाभ नहीं है, खासकर पब्लिकली, क्योंकि लोग हमारी बातों को सुनते देखते हैं, उनके बीच में हमारा क्या इंप्रेशन बनता है, ये भी बड़ा हमको बहुत सावधानी। असर नहीं है सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनके बीच में अब उन बात को? मेरा व्यक्तिगत कोई समर्थक नहीं होता, मैं आपके समर्थक, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब पार्टी विचारधारा के समर्थक हैं, सोच के समर्थक हैं, और एक हमारा जो संगठन है उसके समर्थक हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़कर जीते, क्योंकि ये प्राथमिकता है देश में और ये प्राथमिकता प्रदेश में। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत आलोचना, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, इसका समय नहीं है। अब समय है आगे बढ़ने का, मजबूती से, एकजुटता से। और मैंने हमेशा जो मेरे संस्कार हैं वो इस प्रकार के हैं कि हम अपने से, मेरे से उम्र में जो बड़े हैं उनका कभी हम आदर में कमी नहीं करते, इज्जत में कमी नहीं करते, और हमेशा सोच समझ के हम शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए वापस नहीं आते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के मैं अपने शब्दों का चयन करता हूँ। अगर मेरा जो राजनीतिक विरोधी भी, अगर बीजेपी के साथी हैं, उनकी मैंने आलोचना भी की है तो बड़ा संतुलित तरीके से की है। करता मैं हूँ विरोध ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन सोच समझ के शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो डिबेट है वो ऐसी हो जिसमें हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने किसी के लिए क्या बोल दिया। लेकिन भूलो और माफ़ करो ना करना पड़े। जो टाइम निकल गया उस पर बार बार उसको कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो चुनाव लड़कर जीतना है, ये हम सब का कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम पब्लिक का मैंडेट कैसे लें। तस्वीर में जो गर्मजोशी दिखती है आपके और गहलोत साहब के बीच, वो वाकई में भी है। आप सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी में लाखों कार्यकर्ता, हजारों नेता हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तो मजबूत नहीं हो सकते। ये बात पार्टी भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। इसलिए इस पर ध्यान ये देना चाहिए कि हम जब सरकार बना लेंगे तो उन वादों को हम कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आपने कहा 25 तारीख को फाइनल है और हम वो जीतेंगे, लेकिन सवाल है कि इस टीम का कप्तान कौन है? इस टीम का कप्तान हमारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। वो हमारी लीडरशिप है AICC की। वो जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो सबको मान्य होता है, और कौन किस पद पर बैठेगा नहीं बैठेगा, किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है, इसका निर्णय परिणाम आने के बाद किया जाएगा। विधायकों की राय ली जाएगी और जो नेतृत्व का निर्णय होगा वो सभी नेताओं को एक्सेप्टेबल होगा। 2018 में यही हुआ था, हम सब ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया, राहुल जी अध्यक्ष थे, जो निर्णय उन्होंने लिया वो सबको एक्सेप्टेबल था। और ठीक वही राजस्थान में होगा, ठीक वही मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ये कांग्रेस की ट्रेडिशन है, परंपरा है, प्रैक्टिस है। ये कोई अनोखा फॉर्मूला इस प्रदेश में इस बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा ऐसी हो। सचिन पायलट कप्तान बनना चाहते हैं क्या? मैं तो चाहता हूँ हमारी पार्टी चुनाव जीते, उसके बाद कौन वाइस कैप्टन बने, कौन कैप्टन बने, कौन मैनेजर बने, कौन ट्रेनर बने, वो बात की बात है। पहले टीम जीते, ये हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप उस रेस में हैं? कोई रेस में ना तो है ना बाहर है, सब मिलकर पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं। जीतने के बाद इस पर चर्चा होगी और आम सहमति से, सर्वसम्मति से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको लोग निर्वहन करेंगे। आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी से पूछा गया, उन्होंने AICC में कहा कांग्रेस ऑफ दफ्तर में कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। तो जब कुर्सी छोड़ ही नहीं रही तो बाद में फिर फैसला क्या नहीं वो मुझे लगता है जिस संदर्भ में उन्होंने बोला होगा, यही कहा, ये सोच के बोल रहा होगा कि पावर और कुर्सी पार्टी को देनी है, ताकि पार्टी के जो कमिटमेंट्स है उसको हम पूरा कर सकें। अगर हम पावर में नहीं आएंगे तो पार्टी के वादों को कैसे लागू करेंगे? और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर हम कुर्सी लेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। सत्ता, कुर्सी, पावर चाहिए होती है पब्लिक के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए, और उसी उद्देश्य को लेकर मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने बोला होगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सचिन पायलट को मौका मिला तो पहला काम वो क्या करना चाहेंगे बतौर मुख्यमंत्री? पहली बात तो हमें चुनाव जीतने की है, उसके बाद मान लेते हैं कि चुनाव आप जीत गए, आप बन गए, तो आप पहला काम? काल्पनिक सवालों का जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं मालूम, ना आपको ना मुझे, तो उसकी चिंता क्या क्यों करनी? पहले कर्म करो और फल जब आएगा 3 तारीख के बाद पार्टी जीत जाएगी, फिर तय होगा कौन क्या करेगा। सचिन जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, हालांकि ये सवाल राजस्थान में तो यही है कि राजस्थान कौन जीतेगा। आपने कहा कांग्रेस जीतेगी और 25 तारीख को फाइनल है, लेकिन राहुल गांधी इस डिबेट को लेकर चले गए विश्व कप फाइनल पर, विश्व कप क्रिकेट के फाइनल पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी कर दी और कह दिया कि भारत इसलिए फाइनल हार गया। बीजेपी अब उस मुद्दे पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। आप कैसे लेते हैं ये हल्की गांधी जी वो नेता हैं जिनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला गया है, और उनके खिलाफ जो अपशब्द का प्रयोग किया गया उसके बारे में पहले भाजपा को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि राहुल जी या उनके परिवार या हम सब लोगों ने किसी भी व्यक्तिगत किसी की आज तक इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया है कभी भी। और जो आदमी को, जिस राहुल जी को जैसे पूरी बीजेपी टारगेट करती है, जानबूझ के करती है, और उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, वो कहते क्या है, करते क्या है।
और एक अंतिम सवाल, एजेएल पर कार्रवाई हुई, ईडी ने 700 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली, जब्त कर ली है। ये जो कार्रवाई हुई है ताज़ा, इसको आपकी पार्टी के नेता जो है वो राजस्थान चुनाव और विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहना है? बात मेरी पार्टी की नहीं है, बात यह है कि जो एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं 95% जो कार्रवाई करते हैं वो विपक्ष के लोगों के खिलाफ करते हैं। छापे, रेड, नोटिस जो होता है वो भाजपा के विरोधियों के ऊपर ही होता है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। कोर्ट्स और जो हमारी जुडिशरी है वो पूरा न्याय करेगी, हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन माहौल और मीडिया नैरेटिव बनाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है, सब जानते हैं। और हम तो पूरा मजबूती से अपना केस रखेंगे कोर्ट के अंदर और न्याय मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। शुक्रिया सचिन जी, एबीपी न्यूज़ को समय देने के लिए। नजरें रहेंगी कि क्या राजस्थान में कांग्रेस इस बार रिवाज बदलने में कामयाब रहती है, और अगर रिवाज बदला यानी कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनी तो उस सरकार में सचिन पायलट की क्या नंबर 1 की भूमिका होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ जैनेंद्र, जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में। तो बीजेपी पर जोरदार वार और अशोक गहलोत को पूरा साथ, लब्बो-लुबाब यही सचिन पायलट का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। चुनावी जंग का मैदान, कौन जीतेगा राजस्थान, सचिन पायलट का इंटरव्यू अभी आपने सुना, क्या लगता है? मैंने पूरा सुना और वही लगता है, जैसे देखिए एक कहावत होती है कि खानदान की इज्जत का सवाल है, अब पार्टी की इज्जत का सवाल है। तो सचिन, वही बात है, ऊधो बांह गए की लाज। अब ऐसा मौका आया है तो इसमें कोई प्रतिद्वंदिता की बात है कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए पूरे इतने बड़े इंटरव्यू में जो भी वो कहते रहे वो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी नीतियां, गहलोत जी की का नाम उन्होंने लिया, तब लिया जब आपके संवाददाता ने बार बार कुरेद करके कहा। तो ठीक है, वो एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह धर्म निभा रहे हैं। रही बात 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि किसने किसका कितना साथ दिया है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो कम से कम यही संदेश जा रहा है कि डूबेंगे तो सब साथ, तैरेंगे तो सब साथ। और इसी वजह से कोशिश यही कि एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह कांग्रेस को वो जो जीत की लकीर है उससे किसी तरीके से पार लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश के पॉलिटिकल शो 12 से 2 जिसका समय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।